नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक वाइज एमसीक्यू श्रृंखला हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से सभी टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। इसमें से जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं तो ज़्यादातर पीवाईक्यू क्वेश्चन हो रहे हैं, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और साथ-साथ उसके एक्सप्लेनेशन के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, हम उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, ठीक है? ऑप्शन है अनुच्छेद 120, ऑप्शन ऑप्शन बी है अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी है 130 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 136, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर है तो ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 124 में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है? इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उन्हें हटाए जाने तथा उनको नियुक्त किए जाने की पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है, ठीक है? 120 देखें तो इसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा यानी संसद की भाषा की बात कही गई है कि हिंदी या कि इंग्लिश संसद में प्रयुक्त की जाएगी। 130 में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के स्थान की बात कही गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक स्थान होगा जो मुख्य रूप से दिल्ली में डिसाइड किया गया है, ठीक? ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 136 की बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक विशेषाधिकार की बात कही गई। विशेषाधिकार। तो इस प्रकार हम लोग एक क्वेश्चन से जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे हम सबको कवर करेंगे इसी तरह से, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है यह संविधान का संरक्षक है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट है मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायिक निकाय यही है। अंतिम रूप से अपील हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे ही कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है? हालांकि जो सजा होती है तो राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में, ठीक है? दूसरा है यह संविधान का संरक्षक है, तो अगर संविधान का कहीं भी उल्लंघन होता है, अगर सरकार कानून भी बनाती है संसद के माध्यम से जो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको विधि शून्य करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, यानी ये संरक्षक है संविधान का भी। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये मूल अधिकारों की रक्षा करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अगर संसद किसी मूल अधिकार को समाप्त करती है जो कि मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो यहाँ इसको भी ये विधि शून्य कर सकता है, यानी ये मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहलाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, जबकि ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, हालांकि इसमें कॉलेजियम का ध्यान दिया जाता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष होता है, ठीक? जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्हें संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इसका जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष तक होता है, जबकि संसद द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग दोनों सदनों में विशेष बहुमत से विशेष बहुमत से इसको हटाया जा सकता है, जिसे महाभियोग भी कहा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता से संबंधित है? ऑप्शन है कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, आर्टिकल 136 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 226। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता है तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है, याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट को रिट की अधिकारिता दी गई है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
ये रिट याद रखिएगा कि पांचों के नाम पूछता रहता है। दूसरा है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तीसरा है उत्प्रेषण। चौथा है प्रतिषेध, छेद। और लास्ट में है परमादेश। तो ये सारे रिट याद रखिएगा, पांच के पांचों, ये इंपॉर्टेंट है। और ये रिट से संबंधित अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जबकि अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के लिए यही रिट की बात कही गई है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं तो सिर्फ ये मूल अधिकारों के केस में रिट का अधिकार है, जबकि जो हाई कोर्ट है तो मूल अधिकारों के अलावा भी इसको और चीजों पे भी इसको रिट का अधिकार प्राप्त है, यानी कि हाई कोर्ट को इसमें ज्यादा पावर मिली हुई है, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो यहाँ भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि संविधान का जो अंतिम व्याख्याकार होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट ही होता है, ये याद रखिएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के संसद के कानून को, अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो चाहे संविधान बनने के पूर्व का कानून हो चाहे बाद का कानून हो, इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में इसका उल्लेख किया गया है, ये आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है एस हिदायतुल्ला, दूसरा है एच के कनिया, नंबर तीसरा है पी एन भगवती, नंबर चौथा है वाई वी चंद्रचूड़। तो जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे तो एच जे कनिया थे, ये याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है। ये 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, तभी से ये, तभी सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे तो एच जे कनिया चुने गए थे, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद तय करती है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है संविधान में केवल मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या संसद तय करती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जितने भी न्यायाधीश होते हैं तो समय समय पर संसद निर्धारित करती है और ये घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कहा गया केवल मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख ही संविधान में किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि केवल मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान ही संविधान में किया गया है। बाकी अन्य न्यायाधीशों को संसद समय समय पे नियुक्त करती है और उनकी संख्या घटाती बढ़ाती है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केवल मुख्य न्यायाधीश का ही उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकार प्राप्त है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि सलाहकारी अधिकारिता, तो अनुच्छेद 143 में बात कही गई है सलाहकारी अधिकारिता की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे भी दो कंडीशन आती है। यदि किसी संविधान से पहले का कोई भी विषय है, उस पे अगर ये लोग राष्ट्रपति अपनी राय मांगते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए कंपलसरी हो जाता है राय देना, जबकि अगर इसके अलावा कोई और मैटर है तो उस पर राय देना कंपलसरी नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए, ये आप याद रखिएगा दोनों कंडीशन। जबकि राष्ट्रपति को किसी भी कंडीशन में इसकी सलाह मानना बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन इससे सलाह ले सकता है। यहाँ ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, यानी स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 136, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। जो सलाह के बारे में कहा गया है तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है, हम पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 131 में क्या कहा गया है कि इसकी जो मूल अधिकारिता है, मूल अधिकारिता की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि कोई भी अगर विवाद होता है राज्यों और केंद्र के बीच में, तो इसके लिए
होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट पे ही डिस्कस होगा इसका डिसीजन, ठीक है। 136 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। 226 में हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता की बात की गई है, यानी रिट का अधिकार जो दिया गया है हाई कोर्ट को, तो अनुच्छेद 226 में वर्णित है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। जबकि दूसरा क्वेश्चन है, यह संविधान के अनुच्छेद 141 में वर्णित किया गया है। तो यहाँ भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 141 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय होंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होंगे, वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 136, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 131 में दिया गया है मूल अधिकारिता के बारे में। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई केंद्र और राज्य के बीच विवाद होंगे, केंद्र राज्य के बीच में विवाद होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करेगा। अगर कोई राज्य और राज्यों के बीच, मतलब दो राज्यों के बीच विवाद होंगे, तब भी ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसके साथ साथ केंद्र प्लस कोई राज्य है और बाकी कोई अन्य राज्य है अगर साथ में, तो उसमें संबंधित भी कोई विवाद होगा तो उस वो निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। यही इसकी मूल अधिकारिता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी 136 में विशेषाधिकार की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के। विशेषाधिकार, इधर अनुच्छेद 32 तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था, रिट से संबंधित है, ठीक। कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट को अपीली अधिकार प्राप्त है। नंबर दूसरा स्टेटमेंट है, यह उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है, ठीक है। तो वही जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है कि अपीली अधिकार प्राप्त है, कि अगर कोई उच्च न्यायालय में कोई निर्णय दिया गया है तो उसके विरुद्ध अपील सुन सकता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ भी सही हो जाते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष हाई कोर्ट का जज रहा हो। नंबर दूसरा स्टेटमेंट है 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का वकील रहा हो। नंबर तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधि वेत्ता हो। जब चौथा स्टेटमेंट है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, यानी उपयुक्त सही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कि 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता रहा हो। इसमें से कोई भी अगर कंडीशन होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है यह संविधान के विरुद्ध कानून को रद्द कर सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की बात कही गई है इसमें अनुच्छेद 13 में। इसमें से कहा गया है कि एक तो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है कि जो भी इसके वर्डिक्ट होंगे ये आगे रखे जाएंगे। साथ साथ अगर संसद कोई ऐसे कानून बनाती है जिससे संविधान का उल्लंघन होता है तो इसको ये विधि शून्य कर सकता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन का जो बात कही गई है तो अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कही गई है। 13 में ये बताया गया है कि संसद एक कानूनों को रद्द कर सकता है अगर संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक। तो अनुच्छेद 37 न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। ऑप्शन सी यहाँ भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी स्थापना जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके साथ साथ ही कर दी गई थी, यानी 1950 में स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन संसद तय करती है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि यह वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। तो जो हमने अनुसूची पढ़ी थी उसमें देखा था कि अनुसूची 2 में वेतन का उल्लेख किया गया था। अनुसूची 2 में
वेतन का उल्लेख किया गया था। और जो न्यायाधीशों का वेतन है, ये संसद कानून बना करके तय करती है, ये अनुच्छेद 125 में कहा गया है स्पष्ट रूप से। ये भी आप याद रखिएगा। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। और ये भारत की संचित निधि पे भारित होता है, मतलब संचित निधि से दिया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नहीं, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है यह संघ और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाता है। तो अनुच्छेद 32 जो दिया गया है, इसमें भी इसको रक्षक ही कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 13 में आच्छादन के सिद्धांत में भी यही कहा गया है कि अगर कोई भी संसद ऐसा कानून बनाती है जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको विधि शून्य कर सकती है। तो इन अनुच्छेद के आधार पर हम कहा जा सकता है कि संविधान का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और दूसरा है कि यह संघ और राज्यों के बीच विवाद सुलझाता है। जो अभी हमने मूल अधिकारिता में पढ़ाई है, मूल अधिकारिता जो कि अनुच्छेद 131 में दिया गया है। तो इसके तहत ये जो राज्यों और संघों के बीच विवाद होते हैं, इनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करता है। यानी एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। खासकर आर्टिकल जो है, आर्टिकल पे ज्यादा फोकस रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है इसे अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय का जो उल्लेख है, तो अनुच्छेद 129 में किया गया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो भी इसके फैसले होंगे, तो ये जो मतलब इसके जो भी फैसले होंगे, तो इन पे ना तो कोई चुनौती की सकती है, साथ साथ इसकी जो कार्यवाही और आदेश हैं, तो ये सुरक्षित रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ इसको वो है कि कहीं और चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ इसके अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार है। ये भी अनुच्छेद 129 में ही कहा गया है। ये भी अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी एक और दो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का किस अनुच्छेद में दर्जा दिया गया है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब यही जो आपने अभी पढ़ा, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, तो अभिलेख अभिलेख न्यायालय का दर्जा हमने अभी पीछे ही पढ़ा कि अनुच्छेद 129 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो भी वर्डिक्ट होंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये अन्य न्यायालयों के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं। और साथ साथ अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। ये भी अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 131 हमने देखा था, मूल अधिकारिता से संबंधित। मूल अधिकारिता, जिसमें से विवाद के बारे में बात कही गई है कि कोई भी विवाद होंगे राज्य राज्यों के बीच या संघ राज्यों के बीच, तो ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन लेगा। साथ ही 136 में विवेकाधीन शक्तियों की बात कही गई है। विवेकाधीन शक्तियां किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में कहीं भी अपनी पीठ बैठा सकता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है यह व्यवस्था संविधान में दी गई है। तो अनुच्छेद 130 में प्रावधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट के मूल स्थान के बारे में। मूल स्थान के बारे में, ये जो मूल स्थान होगा वो दिल्ली में होगा। ठीक, ये संविधान में उल्लेखित है। इसके अलावा यह भी कहा गया है 130 में ही कि जो सीजेआई होते हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट की पीठ कहीं पे भी भारत के अंदर बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये संविधान में उल्लेखित है अनुच्छेद 130 में, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति अपील से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 136 में दिया गया है विशेष अनुमति अपील के बारे में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, अनुच्छेद 131 हमने पीछे ही डिस्कस किया, मूल अधिकारिता से संबंधित। अनुच्छेद 32 में रिट से संबंधित है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 में सलाहकारी शक्ति के बारे में दिया गया है। सलाहकारी
सलाहकारी प्रावधान की राष्ट्रपति यदि सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे अपनी सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 143 भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन इसकी लैंग्वेज अलग है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता की जांच करता है। तो ये वही न्यायिक पुनर्विलोकन की ही बात कर रहा है, इसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया भी गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता से संबंधित है? यहाँ अनुच्छेद पूछा गया है कौन अपीली अधिकारिता से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 132 है ये संवैधानिक मामलों में, संवैधानिक, ये आर्टिकल याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, मामलों में अपीली अधिकारिता की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 133 है तो दीवानी मामलों में, दीवानी मामलों में अपीली अधिकारिता की बात करता है। जो अनुच्छेद 134 है ये आपराधिक मामलों में, आपराधिक मामलों में अपीली अधिकारिता की बात करता है। इसके साथ साथ एक अनुच्छेद 135 भी है जो संघीय न्यायालय की शक्तियों के बारे में बात करता है कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित हो जाती हैं। यानी उपयुक्त डी इसका सही उत्तर होगा। तीन के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ये आर्टिकल याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि 132 में संवैधानिक मामलों में अपीली अधिकारिता, 133 में दीवानी मामलों में अपीली अधिकारिता, 134 में आपराधिक मामलों में अपीली अधिकारिता की बात कही गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन घटाया नहीं जा सकता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि वित्तीय आपातकाल के समय वेतन घटाया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 125 में उल्लेख किया गया है इनके वेतन के बारे में कि ये भारत की संचित निधि पर, मतलब संचित निधि द्वारा दिया जाता है। और ये भी स्पष्ट उल्लेख किया जा सकता है कि सामान्य स्थिति में इनके वेतन को कभी भी घटाया नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें इनका वेतन घटाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 360 में वर्णित है, वित्तीय आपातकाल के समय। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति को छोड़कर के किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन को घटाया नहीं जा सकता है। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इनके वेतन में कोई भी कटौती नहीं की गई जा सकती है। वेतन का जो उल्लेख है इनका तो अनुच्छेद 125 में किया गया है, इसी में ये भी बात बताई गई है। ठीक, बाकी अगर वेतन से संबंधित अनुसूची देखें तो अनुसूची 2 में वेतन से संबंधित बात की गई है सभी के वेतनों के बारे में। ठीक, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय करने की शक्ति से संबंधित है? तो पूर्ण न्याय की प्रक्रिया जो है तो अनुच्छेद 142 में स्पष्ट रूप से बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है पूर्ण न्याय से संबंधित। पूर्ण न्याय क्या होता है कि यदि कोई ऐसा मामला आता है जिसके बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है तो संविधान सुप्रीम कोर्ट जो होता है अपने खुद डिसीजन दे सकता है, यानी पूर्ण रूप से इसका मतलब अपने डिसीजन दे सकता है यहाँ पे, जहाँ पे संविधान में भी उल्लेख नहीं है। इसे पूर्ण न्याय का अधिकार कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 142 आर्टिकल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है? अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 32? तो अनुच्छेद 124(4) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है इसके न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के। इसमें से सिर्फ दो आधार बताए गए हैं, सिर्फ इन दो आधारों पर ही इसको हटाया जा सकता है। एक तो सिद्ध कदाचार, मतलब कोई कदाचार सिद्ध हो गया हो, और दूसरी कंडीशन होती है अक्षमता, मतलब कार्य करने के योग ही न बचे हों। तो दो ही कंडीशन है जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। साथ ही 124(5) में भी उल्लेख किया गया कि संसद कानून बना सकती है इनको हटाने से संबंधित। अब ये देखते हैं कि इनको हटाने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये किसी भी सदन में प्रस्ताव आ सकता है। अगर लोकसभा में आता है तो 100 सदस्यों की इसमें हस्ताक्षर होने चाहिए, हस्ताक्षर। अगर राज्यसभा में आता है तो 50 सदस्यों के। इसके बाद क्या होता है कि ये जाएगा राज्यसभा ये लोकसभा अध्यक्ष के पास। उसके बाद अगर ये प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाता है तो 3 सदस्यीय एक समिति बनाते हैं जो जांच करती है। अगर जांच में समिति दोषी पाती है तब जाकर के जिस सदन में जाएगा तो वहां विशेष बहुमत से पारित करके अगले सदन में जाएगा। अगले सदन में भी अगर पास हो जाता है तो यहाँ के न्यायाधीश जो होते हैं अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रक्रिया भी इसकी। खासकर ये मेंबर याद रखिएगा, अगर लोकसभा में प्रस्ताव आता है तो 100 मेंबर के हस्ताक्षर, अगर राज्यसभा में आता है तो 50 मेंबरों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा।
अगर अनुच्छेद 131 की बात करें तो मूल अधिकारिता से संबंधित है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 143 में सलाहकार की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है और एक जो अनुच्छेद 32 है ये रिट से संबंधित है, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का दंड दिया जा सकता है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट सही है, यह शक्ति संविधान में दी गई है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, ठीक है, अवमानना से संबंधित। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट की सहायता करने के लिए बाध्य है? संसद, सभी नागरिक, भारत के सभी प्राधिकारी या केवल राज्य सरकार? सुप्रीम कोर्ट की सहायता करने के लिए जो बात होती है तो संसद होती है, ठीक, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद छोड़ने के बाद किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है यह नियम न्यायपालिका की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 124 7 में उल्लेख किया गया है कि एक बार रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी लोअर कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रक्रिया बनाई गई है तो निष्पक्षता के लिए खासकर बनाई गई थी, क्योंकि ताकि निष्पक्ष रहे सुप्रीम कोर्ट और आगे पद की गरिमा भी इनकी बनी रहे और साथ साथ हितों के टकराव आगे चल करके ना हो। ये मुख्य रीजन थे जिस कारण से ये प्रक्रिया बनाई गई है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही किस भाषा में होती है? तो अनुच्छेद 348 ए में प्रावधान किया गया है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाती है कि किसी और भाषा का प्रयोग किया जाए तो अंग्रेजी भाषा में ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की कार्यवाही जो होती है, ठीक है। यानी संसद को अधिकार है कि संसद चाहे तो कोई भी भाषा, हिंदी या कोई अन्य भाषा बना सकती है जिससे कार्यवाही होने लग जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है, तो अंग्रेजी ही है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है, यह शक्ति संविधान में दी गई है, तो ये वही बार बार क्वेश्चन रिपीट होकर के आता है न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 337 137 में किया गया है, ये याद रखिएगा। यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में इसी का अनुच्छेद पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है, यानी समीक्षा की शक्ति दी गई है। ये समीक्षा की शक्ति ही न्यायिक पुनर्विलोकन होता है कि अगर कोई भी ऐसा मतलब प्रावधान किया गया है जो संविधान का उल्लंघन करता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकती है या विधि शून्य कर सकती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च अपीली न्यायालय होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। इसके निर्णय अंतिम होते हैं, मतलब इसके अगेंस्ट में कहीं पे भी सुनवाई नहीं की जा सकती। हालांकि जो इसके सजा होती है मृत्युदंड की, तो ये राष्ट्रपति मना कर सकते हैं, लेकिन इसके जो निर्णय होते हैं और कहीं इनकी सुनवाई नहीं होते, अंतिम निर्णय यही होते हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? पहला है केंद्र राज्य विवाद, नंबर दूसरा है मौलिक अधिकारों की रक्षा, नंबर तीसरा है राष्ट्रपति चुनाव कराना, नंबर चौथा है उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सुनना। तो केंद्र राज्य विवाद तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसकी मूल अधिकारिता संबंधित है, अनुच्छेद 131 में प्रावधान किया गया है। मूल अधिकारों की रक्षा से संबंधित तो ये अनुच्छेद 32 है, इसमें से रिट से संबंधित है। राष्ट्रपति का चुनाव, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव वित्त आयोग कराता है, ठीक है, वित्त आयोग कराता है। अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है स्पष्ट रूप से। उच्च न्यायालय के निर्णयों की अपील सुनता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव कराना इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे, तो साथ साथ जो इससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे हम लोगों ने उसको डिस्कस करने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ आया हो तो इसको जाकर के देखिए, इससे संबंधित और वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं तथा इससे बचे हुए जो टॉपिक है हम लोग डेली उनको अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।